recoil speed of an atom on emission of a photon. इसमें दो केस देखेंगे। एक में है कि एटम इज फिक्स्ड, है ना। तो इसमें क्या है कि ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन ये जो न्यूक्लियस है एक तरह से ये जो एटम है लेकिन ये फिक्स है। तो मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन N2 से मान लो N1 में आता है। तो जब ये हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन आएगा तो आप देखोगे कि ये यहाँ से फोटोन क्या करेगा, एमिट करेगा, जिसका मोमेंटम क्या होगा, h/λ होगा। तो इस केस में तो रिकॉइल स्पीड क्या होगी, तो सिंस एटम इज फिक्स्ड therefore recoil स्पीड इज 0। तो लेकिन इस केस में ये तो हमें मालूम है, बोर्स का जो थर्ड पोस्टुलेट उसके अकॉर्डिंग एच न्यू इक्वल टू क्या होता है, En2 माइनस En1 यानी हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z स्क्वायर 1/N1 का होल स्क्वायर माइनस 1/N2 का होल स्क्वायर। तो इस केस में तो ये एनर्जी रहेगी, यानी ये हो जाएगा hc/λ। ये तो फोटोन की एनर्जी मिलेगी, लेकिन और जो एटम है उसकी स्पीड क्या होगी, यहाँ 0 होगी। तो ये लिख लो, फिर इसका बी पार्ट पे बात करते हैं। लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में बी, एटम इज फ्री टू मूव।
अभी फ्री टू मूव है, लेकिन अभी ये रेस्ट पर है। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में आता है, तो यहाँ से क्या होगा, फोटोन एमिट होगा। इस केस में इसकी वेवलेंथ है मान लो h डैश, h बाई लेमडा डैश। तो जैसे फोटोन एमिट होगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ v, और इसका मास कैपिटल M है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो इनिशियल मोमेंटम दोनों का जीरो ही था फाइनली, माइनस एम वी प्लस एच बाई लेमडा, यानी यहाँ से आप देख रहे हो कि v इक्वल टू जाएगा h बाई एम लेमडा। ये रिकॉइल स्पीड है। अब लेमडा डैश, तो लेमडा डैश की वैल्यू भी निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ अल्टीमेटली जब इलेक्ट्रॉन N2 से N1 में आया तो उसने, उसकी जो एनर्जी डिफरेंस है, वो एनर्जी डिफरेंस कहाँ कहाँ गया, है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी नहीं कहूँगा मैं इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ जो एनर्जी है, जो डिफरेंस वो कहाँ गए, यानी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड स्क्वायर 1/n1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर, और ये एनर्जी गई है हाफ mv स्क्वायर प्लस एच सी बाई लेमडा डैश। आई बात समझ में, यानी जब डी एक्साइटेशन जब होगा तो इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आएगा तो इतनी एनर्जी इसके पास से रिलीज करेगा। ये एनर्जी कहाँ कहाँ गई, तो एटम की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने में प्लस फोटोन को एनर्जी देने में भी चली गई है। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे, लिख लीजिए इसको। तो दोनों ने दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वी कैसे है मतलब, क्योंकि जब फोटोन जाएगा तो हम बात कर चुके ना कि फोटोन जब जाएगा तो कोई भी, अगर मान लो जैसे कि आपने भी देखा होगा कि अगर किसी बॉल को अगर आप फ्रिक्शनलेस सरफेस पे थ्रो करोगे तो जितना मोमेंटम उसको मिला उतना ही मोमेंटम तो आपको भी मिलेगा ना। तो वैसा एटम को भी मोमेंटम मिल रहा है ना। तो इस पूरे सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, मोमेंटम। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सिंपल ही है, कुछ है नहीं, कैलकुलेशन है बस, वो ध्यान रखना है। हाँ सर। भाई बाकी लोगों ने भी लिख लिया। नेक्स्ट अब हमारे पास में एक्सरेस। तो इनको डब्ल्यू सी रॉन्टजेन ने डिस्कवर किया। तो जब पहली बार उस उनको ये रेस मिली, तो जब ये डिटेक्ट हुई ये रेस, तो समझ में नहीं आया कि इन रेस को क्या नाम दे मतलब। तो जैसे मैथ्स में नहीं होता है कि लेट अस अज्यूम, किसी है ना क्वांटिटी को मान मान लेते हैं हम लोग कि मान लो कि ये एक्स है ना। तो वैसा ही मान लिया कि एक्स और रेस, तो इस तरह से इनका नाम रखा गया। ठीक, अब क्या है कि ये जो, लेकिन जो एक्स रेज है, क्योंकि बाकी जैसे अल्ट्रावायलेट जो रेज थी या विजिबल जो रेज हैं या माइक्रोवेव या रेडियो वेव से, उनके कंपैरिजन में इसकी जो वेवलेंथ थी इनकी वो कम थी, है ना। तभी तो इनको एक्स रेज कहा गया, क्योंकि इनकी एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है।
तो यहाँ जो रेंज होगी इनकी, यानी जो वेवलेंथ रेंज है ना, तो इनका जो वेवलेंथ रेंज है वो होता है दरअसल 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम। जैसे हमने देखा कि जो विजिबल जो लाइट स्पेक्ट्रम होता है वो कहाँ से का लाई करता है, 4 से 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7500 एंगस्ट्रॉम, है ना, इतना इसी रेंज में होता है। ओके, तो यहाँ देखो इसकी वेवलेंथ कितनी कम है, इसका एनर्जी लेवल क्या है, इसका काफी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी ज्यादा है किससे, विजिबल लाइट के कंपैरिजन में। ठीक, अब ये प्रोड्यूस कैसे होती है ना, तो होता क्या है पहले समझ ही लेते हैं पहले इसको। ये ऐसे भी समझ सकते हो आप, ये जस्ट रिवर्स प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि एक टारगेट होता है जिस पे लाइट इंसिडेंट होती है, यानी एक मेटल सरफेस होता है उस पर लाइट इंसिडेंट होती है, और वहां से क्या होता है, फोटो एमिशन, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है ना, तो करंट फ्लो करने लगता है। लेकिन वहां भी हम देखते हैं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी लाइट इंसिडेंट नहीं होता है। यहाँ क्या होता है, लेकिन यहाँ एक फिलामेंट होगा जिसको हम लोग हीट अप करते हैं, और एक हाई एटॉमिक नंबर का टारगेट होता है। हाई एटॉमिक, क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो वैसे भी ज्यादा होता है, उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो ज्यादा होती है, इसलिए हाई एटॉमिक नंबर का एलिमेंट लिया जाता है। टारगेट जो लगाया जाएगा वो हाई एटॉमिक नंबर का एलिमेंट होता है। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ क्या करते हैं, हम लोग एक्सेलरेट कराते हैं किससे, जो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हुआ है, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही होती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, एक्सेलरेट कराते हैं। जब वो एक्सेलरेट करते हैं और जो टारगेट है उस पर जब जाके स्ट्राइक करते हैं, तो टारगेट के जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को रिटार्ड करते हैं। तो देखा गया कि जब रिटार्ड करते हैं, यानी कोई भी चार्ज पार्टिकल का जब रिटार्डेशन होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ ये जो एक्स रेज प्रोड्यूस हुई, तो इसको तो समझ में नहीं आया, इनको तो समझ में आया नहीं, डब्ल्यू सी रोंटगेन को, तो इन्होंने एक्स रेज नाम रख दिया गया। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन यानी हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स का जब रिटार्डेशन होता है तब ये रेस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो एक एक करके बात करेंगे। अच्छा, इसमें भी आप देखोगे ये तो हुआ जब रिटार्डेशन की वजह से, इसलिए इनको ब्रेकिंग रेडिएशंस भी बोलते हैं, क्योंकि इनको एक तरह से क्या लगता है, ब्रेक लगता है, तो इनको ब्रेकिंग रेडिएशन भी कहा गया है। ओके, लेकिन इसमें एक और चीज देखी गई कि बीच बीच में पीक्स मिलते हैं, जब इंटेंसिटी और वेवलेंथ के अगर आप प्लॉट करते हैं तो बीच बीच में क्या मिलते हैं, पीक्स मिलते हैं। तो वो पीक्स किसकी वजह से आ रहे हैं, तो वो एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहे हैं, है ना, उसमें जो घूम टारगेट मटेरियल के जो एटम्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उनको ये क्या करते हैं, नॉकआउट कर लेते हैं। और जैसे नॉकआउट करते हैं तो इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ, तो आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन उसको आके फिलअप करते हैं, तो वहां जो एक्सरेज प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से वहां क्या मिलते हैं अपने को, बीच बीच में पीक्स मिलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, इसके बारे में मैं एक एक करके अब डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक एक सारे पॉइंट लिखवा दूंगा जो भी मैंने बोला है। तो पहले तो बात कर लेते हैं यहाँ टाइप्स ऑफ एक्सरेज के बारे में, फिर आएंगे यहाँ। तो एक है हमारे पास में कंटिन्यूस एक्सरेज। तो पहले है ना कंटिन्यूस है, फिर इसी में दूसरा होगा कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, उसके बारे में चलो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं कंटिन्यूस एक्सरेज के बारे में बात करता हूँ। तो क्या है देखो, व्हेन
electrons get retarded these rays are produced. When highly energetic electrons get retarded after the target, then these rays are produced. These rays are also called चार्ज पार्टिकल जब ऑसिलेट करते हैं, अगर चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट ना करे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कभी प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती है। तो चार्ज पार्टिकल जब ऑसिलेट करता है तो वहाँ क्या होता है एक्चुअली में, या चार्ज पार्टिकल रिटार्ड होता है। तो वो ये देखा गया, प्रैक्टिकली भी देखा गया, और नेचर का ये रूल है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा या रिटार्ड करेगा तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वो जो एनर्जी है ना वो उस फॉर्म में चली जाती है। तो इनका जो मेन ओरिजिन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, वो मेन ओरिजिन ही ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। ओके, तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से पढ़ेंगे तो मेन पॉइंट यही मैं वहाँ लिखवाता भी हूँ और वही दिया भी है कि जब भी चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा या रिटार्ड करेगा या एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि जब आपको मालूम है जब ऑसिलेट करता है तो उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, यानी इसकी स्पीड में क्या होता है, वेरिएशन होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। ओके, और ये थ्योरेटिकली भी जैसे मैक्सवेल ने भी एक्सप्लेन किया, प्रैक्टिकली तो मिला ही है कि चार्ज पार्टिकल जब एक्सेलरेट होगा या रिटार्ड होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही पार्ट है, एक्सरेज। लेकिन थ्योरेटिकली भी ये मैक्सवेल की जो थ्योरी है उसके बारे में बात करूंगा मैं। तो उसमें भी प्रूव करके दिखाया है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ओके ऋषभ, ऋषभ। हाँ सर, हाँ सर। तो अब मैं पहले इसको समझा देता हूँ कि मान लो ये हमारे पास में न्यूक्लियस है ना, यानी टारगेट एटम में ले रहा हूँ यहाँ। फिर अभी एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी दिखाऊंगा आपको। और ये इस तरह से इसमें शेल्स बनी हुई हैं, है ना। यानी मैं कहता हूँ कि अगर ये के शेल है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये अगर एल शेल है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो के एल एम इस तरह से। अब मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ, है ना, ये इलेक्ट्रॉन मान लो इधर से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, फिलामेंट को हमने हीटअप किया और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। उस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जो टारगेट है उससे जाके स्ट्राइक करेगा। जब स्ट्राइक करेगा तो ये क्या होगा कि ये यहाँ से मान लो, स्ट्राइक करने का मतलब है कि यहाँ से मान लो पास हो रहा है। तो ये जो न्यूक्लियस है यहाँ, ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को एक तरह से क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इसके अट्रैक्ट करने से इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिटार्ड होगा। रिटार्ड होगा तो यहाँ जो एक्सरेज प्रोड्यूस होगी वो दरअसल देखा गया कि ये एक्सरेज है। मतलब ये जो क्योंकि इसमें क्या होगा, एक कंटिन्यूटी होगी, इसलिए इन एक्सरेज को हम बोलते हैं कंटिन्यूस एक्सरेज।
क्योंकि ये रिटार्ड होता जाएगा और एक्सरेज प्रोड्यूस होती जाएगी। जब इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप देखोगे कंटिन्यूस कर्व अपने को मिलता है, इसलिए इनको कंटिन्यूस एक्सरेज कहा गया है। ठीक है, तो ये बना लो, फिर अभी इसमें एक और पॉइंट ऐड करूंगा मैं। लिख लिया, बना लिया। सर 1 मिनट। है ना, लिख लिया ना? हाँ बोलिए। सर जो इलेक्ट्रॉन सीधा न्यूक्लियस को जाके हिट करेगा वो तो फिर बहुत ज्यादा एक्सरे देगा ना? हाँ, जो जो उसकी उसकी जो एनर्जी होगी ना, जो ज्यादा तरह से मतलब जो पास से गुजर रहा होगा तो उसको ज्यादा उससे अट्रैक्ट कर रहा होगा, ज्यादा एनर्जी के साथ एक मतलब ज्यादा फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो ज्यादा रिटार्डेशन जब होगा तो उस केस में इंटेंसिटी क्या होगी इसकी, बढ़ेगी। ठीक है, मतलब एनर्जी एक तरह से क्या होगी, बढ़ेगी, यानी वेवलेंथ क्या होगी, एक तरह से कम होगी। ठीक, अब इसमें क्या होता है, अगर ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, तो पहले मैं ये सेटअप के बारे में बताता हूँ, फिर इसमें एक पॉइंट और ऐड करूंगा। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। तो ये टारगेट है और ये फिलामेंट है, और ये कोलीमेटर होता है। कोलीमेटर एक इसको एक डायरेक्ट यूनी डायरेक्शन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को तो हीटअप करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिशन होगा इलेक्ट्रॉन का। ये वेरिएबल वोल्टेज होता है, यानी हमारे पास में एनोड है और एक कैथोड है, ये फिलामेंट है। यहाँ ये जो मैंने बनाया दरअसल ये फिलामेंट है, जिसको हम लोग अलग से वोल्टेज अप्लाई करके इसको क्या कर रहे हैं, फिलामेंट को हीटअप कर रहे हैं। तो अब यहाँ क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन तो आप देख रहे हो कि ये हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर, हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेटअप होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सेटअप होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर मूव करेंगे, क्योंकि फोर्स उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है ना। तो E इंटू ये फोर्स लगेगा, तो यहाँ जो पार्टिकल है इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, क्योंकि जस्ट एमिशन हुआ है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, क्योंकि हीटअप करके हमने इनको वहाँ से मेटल से, यानी ये भी मेटल ही होगा, सिंपल सी बात है, फिलामेंट, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला हमने, जिनकी काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो धीरे धीरे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, बढ़ती जाएगी, और ये जब टकराएगा, टकराने के बाद आप देखोगे इलेक्ट्रॉन तो इसके टर्न वे में निकल जाएगा और फिर यहाँ से एक्स रेज प्रोड्यूस होगी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया है, तो ये जब यहाँ पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहाँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन अगर
सारी एनर्जी लूज कर देता है। तो इस केस में जो अपने को एक्सरेज मिलेगी वो हाई एनर्जी की एक्सरेज मिलेगी, यानी उसकी जो वेवलेंथ होगी वो सबसे कम होगी, मिनिमम वेवलेंथ उसको कहेंगे, या कट ऑफ वेवलेंथ उसको कहेंगे। ठीक है, तो इसी में एक पॉइंट है हमारे पास में कट ऑफ वेवलेंथ का, वो बता देता हूं मैं। ठीक है ना, तो क्या होगा, व्हेन highly energetic electron when highly energetic electron strike the target and loses its whole energy, then high energy X-rays are produced. X-rays are produced which have minimum wavelength and that is called cut off wavelength. लिख लो इसको पहले। लिख लिया? अब ये, हाँ, होल एनर्जी टू होम ये पूछ रहे ना आप, तो ये ना वही जो इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है, जो न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन अगर मतलब फाइनली जाके रुकी जाए, मतलब ये हो ना उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी एक तरह से जब उसको रिटार्डेशन इतना मिले कि वो पूरी एनर्जी क्या कर दे, फाइनली रुक जाए इलेक्ट्रॉन, एक तरह से जो वो एनर्जी सप्लाई कर रहा है उसको रोकने में, क्योंकि न्यूक्लियस क्या कर रहा है, उसको एक तरह से अट्रैक्ट कर रहा है, तो जब उसके अट्रैक्शन की वजह से वो रुक जाए तो सारी एनर्जी सप्लाई कर दी ना एक तरह से उसने, ये मतलब है यहाँ।
लिख लिया? हाँ सर। है ना? तो विच हैव मिनिमम वेवलेंथ दैट इज कॉल्ड कट ऑफ वेवलेंथ. ओके, दैट इज कॉल्ड तो जब यहाँ इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच इन्होंने ग्राफ देखा तो दरअसल ग्राफ ऐसा मिला, यानी ये लैम्बडा मिनिमम है या लैम्बडा कट ऑफ ऐसा, और ये जो ग्राफ मिला कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस एक्सरेज की वजह से मिला है. ओके, तो यहाँ क्या होगा एक्चुअली में, अब मैं इसको समझा देता हूँ, क्योंकि ये नोड है, कैथोड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा था, तो हमने देखा कि यहाँ इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेटअप हो चुका था, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पर है, V है, और ये लोअर पोटेंशियल है जो कि मैंने मान लिया VC. अब ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ जब पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यानी इसकी जो स्पीड है वो V है, जो कि ये V मैक्स होगा, है ना. तो यहाँ क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो क्या होता है, Q इंटू वी सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट C इक्वल टू Q इंटू वी ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट A. तो ये हो जाएगा माइनस E इंटू वी सी प्लस काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही है, माइनस E इंटू A प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. तो हमारे पास आ गया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू जाएगा E, और ये मिलेगा वी ए माइनस वी सी, जो कि E वी नॉट है. वी नॉट क्या है, ये एक तरह से एक्सलरेटिंग वोल्टेज है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करा रहा है, एक्सलरेट करा रहा है. तो ये वी ए माइनस वी सी, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट है, जिसको बोलेंगे एक्सलरेटिंग वोल्टेज. ये क्या है, एक्सलरेटिंग वोल्टेज है वी नॉट. तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है. अब ये सारी एनर्जी रिटार्डेशन में अगर दे दे तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी क्या हो जाएगी, एच सी बाई लेमडा मिनिमम. ओके, तो ये देखा गया कि जो लेमडा मिनिमम है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि एच सी बाई ई वी नॉट, यानी एच और सी और ई ये तो कांस्टेंट है, तो वी नॉट यानी जो लेमडा मिनिमम है वह सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेटिंग वोल्टेज कितना है, ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि कौन सा टारगेट आपने यूज किया है. तो एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे हम लोग. लिख लो इसको, मैंने इसको यहाँ से, क्योंकि है ना, तो इसको यहाँ से यहाँ ले गया हूँ. लिख लिया? सर एक नहीं सर, एक मिनट.
लिख लिया ना सबने? हाँ सर। अब यहाँ जो लैम्ब्डा मिनिमम है, कट ऑफ वेवलेंथ only depends upon the accelerating voltage. It does not depend upon the target material. ओके तो ये हुआ हमारे पास में एक्स रेस, कंटिन्यूस एक्स रेस के बारे में बात है ना। अब यहाँ देखिए, जैसे एक एग्जांपल है 33, पहले कर लेते हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेस पे जाऊंगा मैं। तो एग्जांपल 33 क्या कह रहा है? एन एक्सरे ट्यूब ऑपरेट्स। अच्छा, ये जो यहाँ जो ट्यूब है, दरअसल इसको कुलीज ट्यूब भी बोलते हैं हम लोग। बता दे, इसका कोई सिग्निफिकेंट मतलब ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। सो कुलीज ट्यूब बोलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 3 में क्या कह रहा देखो, एन एक्सरे ट्यूब ऑपरेट्स। अब यानी जो एक्सरे ट्यूब है हमारे पास में, ये ए है और ये सी है, यानी यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा वी माइनस वी सी, दरअसल वो 20 किलो वोल्ट है, जिसको हम क्या लिख रहे हैं, वी नॉट है दरअसल। ये हमारे पास में है ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया, यानी ये एक्सलरेटिंग वोल्टेज हमारे पास में। तो 20 के वोल्ट दिया हुआ है। अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन लूजेस 5% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी टू एमिट एन एक्सरे फोटोन एट द फर्स्ट कोलिजन, है ना। तो मान लो पहला कोलिजन के साथ में इसने 5% लूज किया, तो उसके करस्पॉन्डिंग वो क्या हो रहा है, एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, और जब यहाँ पहुंचेगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ v हो जाएगी। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारे पास में स्पीड, ये होने का मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू क्या लिखोगे आप, एक तरह से हाफ एम वी स्क्वायर, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वी नॉट ना, यानी हो जाएगा 20 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन अब अगर ये सारी एनर्जी देता है, तब तो आपको लेमडा मिनिमम मिलेगा ना, कट ऑफ वेवलेंथ मिलेगा ना इसके करस्पॉन्डिंग। तो यानी इसका मतलब है जो इसका 5% लूज करेगा, तो उससे ज्यादा वेवलेंथ की आपको एक्स रेज मिलेगी यहाँ, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका कितना परसेंट, तो 20 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 5/100, और ये इक्वल टू हम लोग लिखेंगे एच सी बाई लेमडा। ये लेमडा मिनिमम नहीं है, लेमडा मिनिमम तो इसके करस्पॉन्डिंग ही होता अगर ये सारी की सारी एनर्जी लूज करता तो। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास कितना आ जाएगा, ये तो हो गया, क्योंकि क्या हो गया ऊपर 100/100 यानी 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी लेमडा इक्वल टू हो गया एच सी बाई 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमें मालूम है एच सी कितना होता है, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इस केस में लेमडा इक्वल टू आ गया 12.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है ना, कितना दिया, 1 मिनट, वो जो रेंज है ना वो दरअसल 0.1 से 100 है, वो जो रेंज बताई ना मैंने, कहाँ गया, ये दरअसल 0.1 से 100 रेंज है। ठीक है ना, वो इसमें बुक में गलत दिया है, वो 0.1 से 100 एंगस्ट्रॉम है।
तो ये लिख लीजिए आप। क्या क्वेश्चन है? हाँ, क्यों करेगा? क्योंकि क्या हो रहा है, उसका रीजन ये है कि आगे जैसे जाते जाएंगे ना, तो कम अपनी वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, यानी एनर्जी एक तरह से क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की भी कम होती जा रही है ना। जब कम इलेक्ट्रॉन है एक तरह से, तो कम इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब हुआ कि इंटेंसिटी भी कम होगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसका नंबर ऑफ फोटॉन्स भी कम एमिट होंगे, ये मतलब है वहाँ। इसलिए जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो देखा गया कि इंटेंसिटी डिक्रीज करने लगती है, एक टाइम के बाद तो पहले इंक्रीज करेगी वो ना, लेमड़ा मिनिमम से एक पीक तक जाएगी, उसके बाद फिर इंटेंसिटी डिक्रीज करने लगती है, क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, कम एनर्जी होगी उनकी। तो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन तो ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी, मतलब हरी भाषा में तो वो एक्सरेज ही प्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो तभी तो वेवलेंथ आगे चली जाएगी काफी। ठीक है, तो ये हो गया 12.4 एंगस्ट्रॉम हो गया। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हम्म हाँ सर। जब ये 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही जब दे देगा, ये एनर्जी जो मिली है ये सारी एनर्जी दे देगा, तब लेमड़ा मिनिमम होगा। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि इस केस में लेमड़ा मिनिमम क्या है, तो मैं लिखूंगा 20 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू एच सी बाई लेमड़ा मिनिमम, ये आंसर है। अभी क्लियर है? तो इसका लेमड़ा मिनिमम कितना आ रहा देखो, तो लेमड़ा मिनिमम आ रहा है यहाँ एच सी बाई 20 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो ये सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं। तो लेमड़ा मिनिमम इक्वल टू जाएगा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 20 के। 20 के मतलब 1000 है ये। तो 20 × 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमारे पास आ जाएगा 20, यानी ये वैल्यू कितनी मिलेगी अपने को, 0.62 एंगस्ट्रॉम। ये मिनिमम वेवलेंथ है इस केस में, अगर ये सारी एनर्जी दे देता है तो 0.62 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद सारी वेवलेंथ क्या मिलेगी, क्योंकि अब आप देखो ना, अभी इसने जैसे 5% किया, नेक्स्ट टाइम मान लो इसने कितना किया और कम किया मान लो, है ना, तो आप खुद ही देखो वेवलेंथ क्या होगी, कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी ना, यानी ये वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी, ये मतलब है यहाँ। ओके, लिख लो इसको। लिख लिया सबने? हाँ सर। बाकी लोगों ने भी लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट स्टेप कुछ एक नोट टेबल लिखवा देता हूँ मैं। पहला पॉइंट, ये मेल्टिंग पॉइंट, एक मिनट रुकिए।
the melting point specific heat capacity and atomic number should be high. उसका मेन रीजन ये है क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक करते हैं तो इतनी ज़्यादा हीट वहाँ प्रोड्यूस होती है कि अगर मेल्टिंग पॉइंट उस टारगेट का कम रहा तो मेल्ट ही हो जाएगा। मेल्ट हो जाएगा तो फिर एक्सेस कैसे प्रोड्यूस करेंगे। इसलिए देखा भी गया कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है पीरियोडिक टेबल में उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। दूसरा, फॉर मोर energetic electrons for more energetic electrons accelerating voltage is increased. For more number of photons voltage across filament is increased. ये वैसा हो गया। देखो अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सोचो कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे। यहाँ भी ऐसा ही है कि जब आप फिलामेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करोगे, ये फिलामेंट के अक्रॉस जब आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करोगे तो जब इस फिलामेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा तो ज्यादा हीट अप होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ प्रोड्यूस होंगे ना। ठीक है, तो ज्यादा फोटॉन्स जब इनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से एमिशन होगा तो वो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस तो फिक्स है इन दोनों के बीच में, एनोड और कैथोड के बीच में। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो ज्यादा एक्सरेस प्रोड्यूस होगी ना, तो इंटेंसिटी क्या होगी, फिर इंक्रीज होगी ना। ठीक है, तो इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करने का मतलब होगा। ठीक है, अरे बस नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करने का मतलब उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होना। ठीक, तो ये पॉइंट है। तो फॉर मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स वोल्टेज अक्रॉस फिलामेंट इज इंक्रीज्ड, तभी नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या करेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो वो जाके स्ट्राइक करेंगे तो इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी इंक्रीज होंगे। लेकिन जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है ए और सी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स वहां से प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो हाई एनर्जी की अपने को क्या मिलेगी, एक्सरेज मिलेगी, ये है। तो जब आप एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज करते हो तो हाई एनर्जी की अपने को क्या मिलेगी, एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। ठीक, तो ये हमारे पास में हो गया कंटिन्यूस एक्सरेज। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के बारे में। लिख लिया।
यस सर। नेक्स्ट हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। अब इसमें क्या होगा, एक्चुअली ये वो एक्सरेज हैं जिसमें हमें जो टारगेट मटेरियल हमने यूज किया है उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, यानी उसके कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि हमें उस टारगेट मटेरियल के बारे में पता चलता है इससे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में। ठीक है, तो ये कैसे प्रोड्यूस होती है, तो व्हेन हाईली एनर्जेटिक electrons knock out the inner shell electrons. When highly energetic electrons knock out the inner shell electrons, then electrons from outer shells come to inner shell to fill up the vacancy in when highly energetic electrons knock out the inner shell electrons, then electrons from outer shells come to inner shell to fill up the vacancy of shell. ठीक है, then X-rays are produced, and these X-rays are called characteristic X-rays. देखो कैसे, मान लो इसको दूसरे पेज पे लेके दिखाता हूँ, इसको लिख लो पहले आप। यहाँ लिखेंगे एक चीज, electrons knock out the inner shell electrons when highly energetic electrons knock out the inner shell electrons of the target material. Okay.
लिख लिया? हाँ सर। सब लोगों ने लिख लिया भाई? हाँ सर। अब यहाँ देखो होगा क्या कि ये हमारे पास में टारगेट एटम है, ये के शेल है, ये एम शेल है, KLMNO इस तरह से ना। तो ये के, ये एल, ये एम। यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है जो एक्सलरेटिंग वोल्टेज की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी आई है। अब मैंने मान लिया, सपोज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि के शेल से इलेक्ट्रॉन निकालेगा, सपोज है ना। हम सपोज करते हैं कि मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ आया और ये टारगेट पर स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ये इसने नॉकआउट किया, है ना। ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला और यहाँ वैकेंसी क्रिएट कर दी। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके बाद मान लो मूव कर गए ऐसे, ठीक है। अब इस वैकेंसी को भरने के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इधर से आ ही रहा था। अब इस वैकेंसी को भरने के लिए क्या होगा, एक्स रेज आने, मतलब इलेक्ट्रॉन आने लगेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एल शेल से के में आता है तो ये जो एक्स रेज प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं के अल्फा लाइन। और अगर मान लो यहाँ से ही आता है, अगर इस शेल से आता है इसको भरने के लिए, तो इसको यानी इस वाली लाइन को हम बोलेंगे के अल्फा एक्स रेज होती है। और अगर एम से के में आता है तो इसको हम बोलेंगे के बीटा एक्स रेज, यानी इस एनर्जी के डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, आप देखोगे कि अगर हम लोग यहाँ ई एल माइनस ई के करते हैं, या यहाँ आप चाहो तो मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ई के माइनस ई एल। तो आप देखोगे यहाँ से एक तरह से बोर मॉडल के कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो एच सी बाई लेमड़ा, इसको बोलेंगे के अल्फा। अगर ई के माइनस ई एम, तो यहाँ बोलेंगे एच सी बाई लेमड़ा के बीटा, है ना। तो के एल एम। उसी तरह से अगर मान लो एल शेल में हुआ वैकेंसी तो एम से एल में जाएगा, तो ई एल माइनस ई एम, तो यहाँ लिखेंगे एच सी बाई लेमड़ा एल अल्फा। ई एल माइनस तो के एल एम ओ, तो ई वो से अगर आया तो यानी एच सी बाई लेमड़ा एल बीटा, इस तरह से इसको बोलते हैं। तो इसमें आप देख रहे हो कि इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चलता है यहाँ, है ना। तो ये लिख लो। तो यहाँ के अल्फा, के बीटा, एल अल्फा, एल बीटा, ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज हैं। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज हैं। एक मिनट, क्या लिखा, एक मिनट रुकिए।
नहीं नहीं, उस केस में तो ऐसा कुछ देखा तो नहीं गया, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं उसमें। लेकिन एक एक केस है वो बताऊंगा मैं आगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में के कैप्चर, उसमें एक्सरेज प्रोड्यूस होती है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जनरली देखा नहीं गया है। महुआ द्विवेदी, आपके यहाँ मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम है शायद, नेटवर्क इश्यू है उधर। अच्छा, वैसे तो ये रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, ये आरुषि आप किस चैनल पे इसको अपलोड करते हो? मेसोन इम्पल्स ना, कि क्वार्क इम्पल्स? आरुषि, क्वार्क इम्पल्स, तो आप वहाँ देख सकते हो क्वार्क इम्पल्स, ये सारे वीडियोस वहाँ अपलोड हैं। अब यहाँ अगर मैं क्या 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 क्या, ये एनर्जी है, जो ई के ई एल ले रहा हूँ ना, वो एनर्जी है दरअसल। हाँ हाँ, मतलब वही होगा, ठीक है, मतलब ये एनर्जी है, ये के शेल की एनर्जी है ना, ये एल शेल की एनर्जी है, जैसे हमने एटॉमिक उसमें हाइड्रोजन एटम में देखा था, सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ देखेंगे, ठीक है। यहाँ लिख बना लिया, सबने लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। अब यहाँ देखिए आप, इसमें अपने को जब ग्राफ देखेंगे इनका, तो ग्राफ ऐसा मिलता है, ये इंटेंसिटी है, और ये वेवलेंथ है, और ये मिनिमम वेवलेंथ है, यानी कट ऑफ वेवलेंथ जिसको कहेंगे। तो यहाँ ये देखा गया कि ग्राफ ऐसा मिलते हैं, दरअसल ऐसे पीक्स मिलते हैं इनको। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये किसके करस्पॉन्डिंग है, तो ये आगे वाला जो है ना, क्योंकि के अल्फा है, तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, कम है, तो यानी ये के अल्फा के करस्पॉन्डिंग है, और एक के बीटा के करस्पॉन्डिंग है। मतलब एक एग्जांपल में ले रहा हूँ, लेकिन के बीटा के गामा पीछे शिफ्ट होता जाएगा। क्यों शिफ्ट होता जाएगा वो भी बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये के, ये एल, के एल, ये एम, ये एन, एनर्जी डिफरेंस देखो कम होता जा रहा है, और ये ओ। तो यहाँ से यहाँ जब आएगा, तो कौन सी लाइन एमिट कर रहा है, के अल्फा। यहाँ से जब यहाँ आएगा, तो के बीटा, देखो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा हो गया है, डिफरेंस ज्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी ना। इसके लिए देखेंगे तो के गामा और कम हो गया, तो के गामा पीछे मिलेगा आपको, इसके इधर कहीं मिलेगा यहाँ, इसका पीक। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा वापस से, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, मान लो किसकी, एल अल्फा,
तो एल अल्फा के लिए ये यहाँ से जाएगा, तो देखो एनर्जी डिफरेंस इसके कंपैरिजन में के अल्फा के कंपैरिजन में तो और कम है इसका, तो एल अल्फा का, है कि नहीं, और इसका तो और इसका थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी क्या होगा इस केस में ये, लेकिन एल अल्फा दरअसल आपको यहाँ मिलेगा है, यानी यहाँ होगा आपका एल बीटा और यहाँ आपको मिलेगा एक तरह से एल अल्फा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे नहीं गए लेकिन पूछे जा सकते हैं, वो बना के पूछ लेगा, मान लो कि के अल्फा किधर होगा, के एल अल्फा किधर होगा, तो एल अल्फा की एनर्जी क्या होती है और कम होती है, यानी एल बीटा की तो एल अल्फा से थोड़ी ज्यादा होती है लेकिन के अल्फा से कम होती है, ठीक है। तो इसलिए इस तरह के पीक्स अब यहाँ मिलते हैं। तो ये पीक्स क्यों मिले, क्योंकि सडनली क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक करते हैं तो सडनली कई सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, नॉकआउट कर लेते हैं। तो सडनली क्या होता है, फिर जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स वो इनको भरना शुरू कर देते हैं, तो वो सडनली वहाँ क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और क्या ऐसा होता है, तो वहाँ पीक्स मिलते हैं। तो ये जो पीक्स है ये इंडिकेट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेस को, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया। अब जैसे देखो ना एग्जांपल 34 में इसने पूछा कि के अल्फा कौन सा और के बीटा कौन सा है इसमें, है ना। तो पहले वाला कौन सा होगा, पहले वाला यहाँ होगा के बीटा होगा, और दूसरे वाला क्या हो जाएगा, यहाँ के अल्फा हो जाएगा। देखिए एग्जांपल 34, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो जेई मेंस हो चाहे जेई एडवांस हो, के अल्फा से रिलेटेड ही क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। हाई बात समझ में, किससे रिलेटेड, केवल के अल्फा से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि बाकी करना उतना आसान नहीं है। क्योंकि अभी तक आपको याद होगा हमने हाइड्रोजन एटम पढ़ा तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था जो कि न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में था, लेकिन जब आप मल्टी, क्योंकि जब आप हायर एटॉमिक नंबर की बात कर ही रहे हो तो वहाँ तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो वो इलेक्ट्रॉन तो और भी बाकी इलेक्ट्रॉन के इन्फ्लुएंस में होगा। इसलिए जेई एडवांस में जो क्वेश्चंस अभी तक आए वो केवल के अल्फा लाइन से आए, और मुझे लगता है इसके अलावा कोई क्वेश्चन वो पूछेंगे के अल्फा लाइन के अलावा, ठीक है, क्योंकि उसको करना उतना आसान नहीं है। क्लियर है, इसलिए के अल्फा लाइन पर भी अपने को फोकस रखना है। और वो भी आपको भी क्लियर कर दूंगा मैं के अल्फा लाइन की क्यों बोल रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल 34 समझ में आया आपको, हाँ तो ये लेमड़ा है और ये इंटेंसिटी है। तो इसमें आप देखो ये तो लेमड़ा मिनिमम है, तो ये वाला जो है ये के बीटा है और ये के अल्फा है, क्योंकि इसमें वेवलेंथ के बीटा के कंपैरिजन में ज्यादा होगी क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कम है, ठीक है। तो ये लिख लो, तो ये 1 है और ये 2 है। फिर यहाँ देखो एग्जाम्पल 35 में भी क्या हो रहा है, ये लिख लीजिए पहले। ये लिख लिया,
लिख लिया ना, आगे चलें। अब जैसे एग्जांपल 35 है, तो यहाँ ये पूछ रहा है कि फाइंड विच इज के अल्फा एंड एल अल्फा। यस, क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको वहाँ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज मिले ही, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मिले ही, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि दोनों साथ में मिले, ठीक है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो है नॉकआउट ही ना करे, क्योंकि अभी आगे भी आप अभी जैसे क्वेश्चंस करोगे तो वहाँ भी क्लियर होगा। कभी कभी क्या होता है कि वो उतनी एनर्जी होती नहीं कि वहां से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर सके, लेकिन फिर भी वहाँ एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही, तो वो कंटिन्यूस एक्सरेज होगी। क्लियर? तो हो सकता है साथ में दोनों मिले, और ये भी हो सकता है कि ना मिले, ठीक। तो ये लैम्बडा है और ये इंटेंसिटी है, तो इस केस में ऐसा ये पीक मिल रहा है। ये तो लैम्बडा मिनिमम है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा 1 और 2 में। तो एनर्जी डिफरेंस देखो आप, तो क्योंकि एनर्जी डिफरेंस की जब आप बात करोगे तो ये के, ये एल और ये एम, तो ये एनर्जी डिफरेंस इसमें ज़्यादा है, देखो तो ये के अल्फा है, और इसमें देखो ये एल है। इसमें एनर्जी डिफरेंस क्या है? कम है, क्योंकि ऊपर जाते जाते तो डिफरेंस क्या होता है? कम होने लगता है, तो के एल एम। तो इसमें वेवलेंथ क्या मिलेगी? ज़्यादा। इसका मतलब ये क्या हुआ? एल अल्फा, और ये क्या हुआ? के अल्फा। ओके, मेरे ख्याल से ये बात तो क्लियर हो गई होगी। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। अब मैं नेक्स्ट नेक्स्ट जो बचा है इसमें, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग, तो पहले मॉसलेस लॉ पढ़ लेते हैं। तो इन साइंटिस्ट के नाम पे है ये, जिसने बनाया उसी के नाम पर रख दिया गया है। तो लॉ है, देखो इसने क्या किया, मतलब इन्होंने क्या किया कि कई सारे एलिमेंट्स लिए हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स इन्होंने यूज किए। उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज थी, कंटिन्यूस नहीं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी, और जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स लेते हैं उनके एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। तो ग्राफ भी कैसे प्लॉट किया? जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की, उसका स्क्वायर रूट और जेड जो एटॉमिक नंबर है उसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया। तो इनको जो लाइन है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मिली, लेकिन वो ओरिजिन से पास नहीं हो रही थी। हरिभाषण में वो स्ट्रेट लाइन मिली, लेकिन वो ओरिजिन से पास नहीं हो रही थी, है ना। he measured the frequencies of he measured the frequencies of characteristic X-rays with different elements then plotted the graph है ना, then plotted the graph between
square root of frequency and atomic number. Then he got almost a straight line, which is not passing through origin. ओके, ये लिख लो. Characteristic X-rays with different elements, then plotted graph between square root of frequency and atomic number. Then he got almost a straight line, which is not passing through origin. लिख लिया? हाँ सर. मैं सबने लिख लिया ना? हाँ सर. Therefore, Moseley's observations can be mathematically expressed as root nu equal to a into z minus b. क्योंकि जो ग्राफ यहाँ प्लॉट किया z और रूट न्यू, तो ये ग्राफ ऐसा कुछ मिला, मतलब जो कि ओरिजिन से पास नहीं हो रहा था. तो इस तरह से इसका मैथमेटिकली फॉर्म उसने दिया एक तरह से. where A and B पॉजिटिव कांस्टेंट्स है. है ना, A और B आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स फॉर one type of X-rays.
जैसे के अल्फा है तो के अल्फा के लिए रहेगा, के बीटा के लिए कुछ और जाएगा, ये मतलब है। एल अल्फा के लिए अलग जाएगा। लेकिन ए और बी जो है जेड से इंडिपेंडेंट है ना, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर। लिख लिया? हाँ सर। तो Moseley's law can be derived on the basis of Bohr theory. ओके किसके आधार पे इसको डिराइव कर सकते हैं? बोर थ्योरी के आधार पर। अब इसमें क्योंकि ये तो पता चल रहा है अपने को कि ओरिजिन से तो पास नहीं हो रहा है, तो ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है इसका मतलब है वो तो हमने देख लिया z माइनस बी होगा, जो कि b एक कांस्टेंट है ना, b क्या है यहाँ? कांस्टेंट है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई करना पड़ेगा इसको। किसको? अगर बोर थ्योरी हम लोग यूज करेंगे तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने होंगे। तो मॉडिफिकेशंस किस में करने होंगे वो समझते हैं। देखो मान लो ये जो टारगेट एलिमेंट है उसका कोई एटम है, उसका ये न्यूक्लियस है, और यहाँ देखो ये के शेल है ना, ये के शेल है, ये एम शेल है। इसमें मान लो जैसे वैकेंसी क्रिएट हुई, मान लो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर से आएगा तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है और इसमें 8 है। ओके के ये के एल है ना, ये एम है, ये एम है ना। तो आप यहाँ देखो कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको भरने के लिए आता है, ये इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए मान लो यहाँ से आता है, तो ध्यान से समझिएगा। देखो इसको, अगर एल से के एल से के में आता है तो आप ये देखो कि ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ये कितने चार्ज के इन्फ्लुएंस में आ रहा है। देखो यानी चार्ज क्या होगा? एक तरह से जेड ई माइनस ई ना, क्योंकि प्लस और एक इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ, क्योंकि वहां तो वैकेंसी है। लेकिन बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता है, अगर एम से कोई इलेक्ट्रॉन आता है, तो आप देखो पहले वो इस चार्ज के इन्फ्लुएंस में है, लेकिन इस चार्ज के इन्फ्लुएंस में है क्योंकि टोटल चार्ज जो भी होगा, जो कि कितना हो जाएगा? जेड ई माइनस मतलब जेड माइनस 9 इंटू ई, क्योंकि एक अंदर है और 8 इसमें एल में है,
तो और लेकिन जब ये के में जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन के इन्फ्लुएंस मारा एक तरह से, यानी कितने चार्ज के इन्फ्लुएंस मारा है, जेड ई माइनस ई। तो आप देख रहे हो कि वो पहले जेड ई मतलब जेड माइनस 9 इंटू ई चार्ज के इन्फ्लुएंस में है, जैसे वो अंदर गया तो वो जेड माइनस 1 इंटू ई चार्ज के इन्फ्लुएंस में आ रहा है। इसलिए जनरली इसलिए जेई एडवांस में ऐसे क्वेश्चन या जेई मेंस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि या तो अगर क्वेश्चन करने को तो बोल देगा कि यहाँ बी की वैल्यू 1 ले लो, है ना, उसी पॉइंट पर आऊँ, बी की वैल्यू के अल्फा लाइन के लिए 1 होती है, है ना यार, आप देखा जाए तो चेंज हो रही बी की वैल्यू तो यहाँ। इसलिए जनरली नहीं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो के अल्फा लाइन के लिए है। क्यों? क्योंकि उस केस में इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है ना वो जेड ई माइनस ई चार्ज के इन्फ्लुएंस में ही आ रहा है, लेकिन एम से जब के में आ रहा है तो वो पहले चार्ज का इन्फ्लुएंस कुछ और है, बाद में चार्ज का इन्फ्लुएंस कुछ और है, तो उसमें बी की वैल्यू क्या डिसाइड करेंगे हम लोग। इसलिए जे एडवांस जे मेंस में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो यहाँ क्या करेंगे, वैसे मैं बी की टर्म में लूंगा, लेकिन यहाँ ट्रांजिशन जो हो रहा है, मान लो एल से के में हो रहा है या एम से एल में हो रहा है, तो मैं बी की वैल्यू चेंज नहीं करूंगा। लेकिन जो हमारे पास फॉर्मूला है बोर थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो कितना है, तो सिंस एच न्यू इक्वल टू है या ऐसा करते हैं ना, इसके अकॉर्डिंग कितना है, 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर। ये तो बोर के अकॉर्डिंग है, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए c/λ इक्वल टू आर सी, और यहाँ लिखेंगे हम दरअसल z माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना, मॉडिफिकेशन करने आफ्टर मॉडिफिकेशन। आफ्टर मॉडिफिकेशन बोर्स कॉन्सेप्ट कैन बी यूज्ड एज दिस वन। ठीक है, ठीक है, तो आफ्टर मॉडिफिकेशन यहाँ लिखना पड़ेगा z माइनस बी, क्योंकि यहाँ क्या था, वहां एक ही इलेक्ट्रॉन था जो कि किसके इन्फ्लुएंस में था, प्लस जेड ई चार्ज के इन्फ्लुएंस में था। लेकिन यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन, वो जो एम शेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है के में, उसका इन्फ्लुएंस बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी उसके लिए चार्ज क्या हो रहा है, वहाँ चेंज हो रहा है। इसलिए मैंने मॉडिफाई करके इसको जेड माइनस बी, और ये क्या हमारे पास में 1/n1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर, है ना, c/λ क्या होगा यहाँ, ये हो जाएगा न्यू, और ये हमारे पास में आ गया आर सी 1/n1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर z माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका रूट लेंगे तो रूट न्यू इक्वल टू जाएगा ये रूट आर सी 1/n1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा z माइनस बी फॉर के अल्फा लाइन या एक्स रे। यहाँ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और n1 कितना होगा 1, n2 कितना होगा, यहाँ n2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा n2 2। तो उस केस में अब आप कहेंगे सर क्या किया आपने, b की वैल्यू 1 क्यों लिया, क्योंकि जब l से k में आ रहा है तो उसको चार्ज एनक्लोज कितना मिल रहा है, चार्ज एनक्लोज तो जेड ई माइनस ई, यानी z माइनस 1 इंटू ई मिल रहा है ना, यानी उसके लिए तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ चार्ज क्या रखा हुआ है, z माइनस 1 रखा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। दो इलेक्ट्रॉन लिथियम डबली आयोनाइज्ड लिथियम से दो इलेक्ट्रॉन, याद हो तो आपको, है ना, नहीं डबल उसमें तो दो इलेक्ट्रॉन नहीं, केवल लिथियम एटम की बात करी थी हमने, उसमें तो दो इलेक्ट्रॉन निकल गए तो एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया ना। तो ऐसा एक हाइपोथेटिकल अपने सिस्टम लिए देखा था जिसमें दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, जेड ई के पास आ गए थे, है ना, तो जेड ई माइनस 2 ई, याद हो तो ऐसा किया था हमने। तो उसमें जेड की वैल्यू 3 था, तो कितना हो गया अल्टीमेटली चार्ज एनक्लोज प्लस ई आया था वहां। तो वैसा ही यहाँ भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन करने के बाद, और वैसे तो अभी तो क्वेश्चन सिर्फ इसी से रिलेटेड आए हैं। ठीक है, तो ये लिख लो, तो अल्टीमेटली ये क्या जाएगा, देखो ये वैल्यू मिलेगी अपने को रूट न्यू इक्वल टू 3 RC/4
का स्क्वायर रूट और ये मिलेगा z माइनस 1। यहाँ b की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू क्या है √3 RC/4 है। भाई ये लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ सर। क्या पूछा आपने? हाँ बस वो b की वैल्यू की बात है, बस सबके लिए वैलिड है, इसलिए तो मैंने जनरल लिया है फॉर्मूला। लेकिन केल्फा लाइन के लिए मैंने बता दिया कि b हम 1 ले सकते हैं, है ना। इसलिए तो अभी जैसे आगे क्वेश्चन लिया इसने, उसमें b की वैल्यू 1 नहीं आती है। उसने एक एक्सपेरिमेंट दिखाया एक तरह से अपने को, जैसे ये देखो एग्जाम्पल 38 में b की वैल्यू यहाँ 1.37 आती है, ठीक है। और वैसे तो क्या इसने एक्स वेवलेंथ के अल्फा लाइन के लिए लिया, फिर भी के की बी की वैल्यू 1 नहीं आ रही वहां। तो वो एक तरह से डेटा को लेके बता रहा है वो कि फिर भी डिफरेंस आ सकता है कि क्या हो गया? हाँ इसलिए तो इतना आसान नहीं है ना, उसको शील्डिंग बी को हम लोग मालूम है शील्डिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट होता है ये, ठीक है। इसलिए भले ही इसमें लिख दिया इन्होंने बी के केस में, जब आप देखो एक जो एक्सपेरिमेंट किया है उससे डेटा इसमें कलेक्ट करके एग्जांपल 38 बताया, तो उसमें बी की वैल्यू भी एग्जैक्टली 1 नहीं आ रही है, 1 पॉइंट कितना आ रहा है 37 आ रहा है ना। तो एक तरह से ये जो बोल रहा है ये उसने लिए तो है, कई सारे डेटा लेकर लिए हैं, लेकिन इसने भी जो देखा है तो उसमें एरर तो थी से भाई, एग्जैक्टली जो ग्राफ आप देखोगे तो वो इसने बोला है कि स्ट्रेट लाइन ही है मतलब, है ना। फिर भी उसमें भी एरर तो होगी, ऐसा तो नहीं कि नहीं होगी एरर। लेकिन जो बी का कॉन्सेप्ट है ना उसमें ये होगा, अगर बी की बात करें मान लो के बीटा मतलब बी के बीटा की बात करूं मैं, बीटा लाइंस की बात करूं, तो उसमें क्या हो रहा है बी की वैल्यू, इसका मतलब कोई और अलग वैल्यू मिलेगी अपने को। देखा जाए तो भाई हम तो ये बोल रहे हैं कि पहले उसको कितनी मिल रही है भाई, वो जाएगा चार्ज हो रहा है ZE-9E, बाद में चार्ज मिल रहा है उसको ZE-E, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग बी की वैल्यू कुछ और ही मिलेगी यहाँ, ठीक है। इसलिए हमने बी रहने दिया वो एक तरह से। सब मतलब अगर किसी आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो 2 बार ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। 2 बार कैसे? वही तो कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन तो क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन तो m से k में आ रहा है हरी बसन में, तो उसने उसने तो ये फॉर्मूला अपने को बता दिया कि ये फॉर्मूला होगा Z-B एक्सपेरिमेंट बेसिस पर, जो ऑब्जर्वेशन उसने देखे उनके बेसिस पर उसने Z-B बोल दिया बस अपने को। लेकिन के अल्फा लाइन के लिए वो B की वैल्यू 1 बता रहा है यहाँ, ठीक है। ओके सर। हाँ क्योंकि बाकी का निकालना उतना आसान नहीं है, क्योंकि तो चेंज कर रहा है। लेकिन के अल्फा लाइन के लिए तो दिख रहा है अपने को सीधा सीधा कि कितने चार्ज के इन्फ्लुएंस में आ रहा है वो, Z-1 इंटू ई चार्ज के इन्फ्लुएंस में आ रहा है। इसलिए तो मैंने क्या कहा, जेई एडवांस जेई मेंस में अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं वो के अल्फा लाइन से ही आए हैं, क्योंकि वो फिक्स नहीं कर सकते हैं उस चीज को, ये कह रहा हूं मैं यहाँ। सर तो अगर इलेक्ट्रॉन m से k में आएगा तो फिर b की वैल्यू 9 हो जाएगी ना। क्या क्या क्या? अगर इलेक्ट्रॉन m से k में आएगा तो b की वैल्यू हाँ 9 हो जाएगी ना। नहीं 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 होगी ना, फिर आप देखो ना एम से फिर एल आ रहा है ना, एल तक आने पर 9 है ना, Z-9 है ना। लेकिन जब अब वो तो क्रॉस करके यहाँ आ रहा है ना, देखो ये तो क्रॉस करके यहाँ आ रहा है ना, अब तो इन्फ्लुएंस उसका कितना हो गया Z-1 इंटू ई हो गया ना। तो वही तो कह रहा हूँ मैं, नहीं मालूम है ना क्या होगी बी की वैल्यू। हाँ सर ठीक है। हाँ चलो आज इतना ही क्वेश्चंस करेंगे इससे रिलेटेड, ये टॉपिक आपका हो गया बस। लेकिन मुझे एक बोर्ड का एक पॉइंट इसमें बताना है,
डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, वो नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाइएगा, बोर्ड का पार्ट है वो, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। बोर्ड में नहीं है। अच्छा नहीं है डेविसन जर्मर, हटा दिया है सर वो। ठीक है, तो फिर नहीं पढ़ेंगे उसको, लेकिन उसमें एक लॉ है ब्रेक्स लॉ, तो वो मैं बता दूंगा, है ना, देख लेंगे, ब्रेक्स लॉ तो बता दूंगा। ब्रेक्स लॉ और एक इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन वाला कॉन्सेप्ट है, दो चीजें बोल रहा हूँ मैं यहाँ, एक ब्रेक्स लॉ बोल रहा हूँ और एक इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन बोल रहा हूँ। इसको नेक्स्ट क्लास में याद दिलाएगा, है ना। वैसे तो याद रहेगा, देखता हूँ मैं, याद रहता ही नहीं था वैसे तो, ठीक है। चलिए फिर, ओके, बाय बाय। अभी क्लास भी है ना PP1 वालों की। हाँ सर। हाँ सर। ठीक, ओके ओके।